साथियों, आज 19 मार्च है और आज के दिन एफसीआई के कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं। उसके साथ में जो खेती बचाओ का कॉल संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से दिया गया और आज का आंदोलन का नारा है खेती बचाओ देश बचाओ। मेरा आपसे अपील है इस वीडियो को, इस सभा को अंत तक सुने। साथियों, आज का जो सबसे बड़ा सवाल खेती बचाओ देश बचाओ। तो साथियों, दिल्ली में किसान दिल्ली के 5 बॉर्डरों पर डटा हुआ है। कई लाख किसान कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। खेती बचाओ देश बचाओ का नारा वहां से दिया गया है और आज विशेष करके एफसीआई है, जो एफसीआई के कर्मचारी हैं, एफसीआई में लाखों कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, हम्बाल हैं, पल्लेदार हैं और भी जो मंडी से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारी हैं, ये सारे लोग आज अपना खेती बचाओ, मंडी बचाओ, एफसीआई बचाओ, इस सबके नारे के साथ आंदोलन कर रहे हैं। पहले साथियों, मंडियों के कानून के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। किसान आंदोलन ने साफ साफ ये कह दिया है कि सरकार जो नीति लेकर के आ रही है उससे मंडियां खत्म हो जाएंगी। अब इसके विस्तार में मैं नहीं जाता हूं। दूसरा साथियों, एफसीआई का जो कानून है, एफसीआई का जो मतलब है उसको साथी समझना है। जो एफसीआई है वो भंडारण करता है, हमारे देश के अन्न का भंडारण करता है। एफसीआई के माध्यम से इन मंडियों से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी होती है वो सरकार करवाती है, वो एफसीआई से करवाती है। एफसीआई जो है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो गरीबों को राशन मिलता है, जो राशन की दुकानों से गेहूं, चावल, दालें और जो सामान मिलता है वो सारी खरीदी एफसीआई से करवाती है। ये सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जितनी भी फूड की योजना है, जितनी भी खाने की योजना है, या जो इमरजेंसी स्टॉक रखती है सरकार हमारे सूखा अकाल पड़ने के लिए, वो सारी खरीदी एफसीआई से होती है। तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है साथियों। सरकार का नियत यह है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस पूरे सरकारी स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहती है और सरकारी स्ट्रक्चर को देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है। हमारे देश में अडानी और अंबानी के हवाले करना चाहती है। अंबानी और अडानी के बड़े बड़े वेयर हाउस, बड़े बड़े गोडाउन 2016-17 से बनने शुरू हो गए थे। बड़े बड़े वेयर हाउस बन गए हैं। सरकार का टारगेट ये है, इसलिए सरकार इस जो एफसीआई है उसके अंदर मिसमैनेजमेंट किया, उसके अंदर बेईमानी किया, उसके अंदर उसको बजट नहीं दिया, उसके रखने के जो गेहूं रखने के शेड नहीं बनाए। ये सारा साथियों साजिश चला और ये साजिश चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों सरकारों ने इस साजिश को किया। हमने बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें फसल बाहर रखी हुई, बारिश हुई, पूरी फसल सड़ गई, उसमें पूरी फसल गीली हो गई और बाद में इस फसल को जो शराब माफिया उनको 2 रुपए किलो बेच दिया। बहुत सारे वीडियो हमने ऐसे भी देखे हैं कि अच्छा खासा रखे हुए गेहूं को पानी डाल के सड़ा रहे हैं और बाद में शराब माफियों को दे दिया। तो ये जो अराजकता हुई है, ये अराजकता जानबूझ के इन सरकारों ने की है, जिसको हमको समझना है। और इस अराजकता के पीछे सरकार है, सरकारी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं। इन अधिकारियों को जानबूझ के भ्रष्ट किया गया, इन कर्मचारियों को जानबूझ के भ्रष्ट किया गया, बहुत सारे बेईमानियों को लगाया गया। ये पूरा साथियों सरकार का साजिश है, ये पूरा सरकारी तंत्र है जिसने भ्रष्टाचार पैदा करके इस पूरे सिस्टम को बर्बाद करने का कोशिश किया। इसके साथ में जितने भी लोग हैं ये सारे सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। ये सरकार इसको देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को मुनाफा कमाने के लिए देना चाहती है, इसलिए खेती के सेक्टर में कानून लेके आई। खेती के सेक्टर को देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है, इसलिए उन्होंने जो एफसीआई जैसी सरकारी संस्था है उसको कमजोर किया। अब इनका लक्ष्य है ये कहकर के कि एफसीआई घाटे में है, ये कहकर के कि एफसीआई के अधिकारी बहुत बेईमान हैं, ये कहकर के कि एफसीआई में जो गेहूं है वो सड़ जाता है, सब चीजें कहकर के बर्बाद करके इतना सारा हमको बजट लगाना पड़ता है, ये सब कहकर के केवल सरकार ये करना चाहती है कि देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती
अब वो चाहते सरकार के सब खत्म कर दें और जो अडानी अंबानी के जो गोडाउन्स बने हैं उसमें स्टोरेज करें, उसमें गेहूं जाएगा, उसको सरकार पैसा देगी, स्टोरेज का पैसा भी देगी और उसके अलावा जो बाद में पैसा उससे लेना है, जो गेहूं लेना है, उसको भी पैसा देगी। इसके माध्यम से सरकार अडानी अंबानी को लाखों हजारों करोड़ रुपया उसके खजाने में डाल पाएगी। यह सरकार का खेल है। वो ये खेल किसानों ने बिगाड़ दिया है। किसान आंदोलन ने देश की जनता को जागरूक करने का काम किया है और देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो छुपे छुपे इस खेल को खेल रही थी, इस आंदोलन ने सरकार के इस खेल को जनता के दिमाग में ला दिया है। ये मीडिया कभी इस खेल को सामने नहीं लाने दे रही थी। इस बात को हमको समझना है। इसलिए साथियों, एफसीआई के कर्मचारी आज हड़ताल कर रहे हैं एफसीआई को बचाने के लिए। दूसरा बात साथियों, जो गरीब आदमी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो राशन मिलता है, इस राशन व्यवस्था को भी खत्म करना चाहती है और इसके लिए उन्होंने स्कीम बनाई है कि जो सब्सिडी कैश में ट्रांसफर करेंगे। जो नरेंद्र मोदी बार बार भाषण देते हैं ना कि हमने बेईमानी खत्म कर दी, कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं, सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके लिए जनधन के खाते खुलवाएं। और जनधन किनके खाते किसके? जो गरीब आदमी हैं, जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड है। गरीबी रेखा के कार्ड जिनके हैं उनके जनधन के खाते हैं, और उनके जनधन के खाते इसलिए खुलाए गए कि उन जनधन के खातों में उनको सब्सिडी दी जाएगी। जो 2 रुपए किलो गेहूं की व्यवस्था, इसको खत्म किया जाएगा। उनको ये कहा जाएगा कि एक परिवार को हम 2 रुपए किलो के हिसाब से जो बाजार भाव एक रेट है, जैसे उन्होंने बोल दिया कि 18 रुपए किलो है, तो बाकी का 16 रुपए किलो जो बनता है वो सब्सिडी हम इनके अकाउंट में डाल देंगे, पैसे डाल देंगे, गेहूं नहीं देंगे। मगर साथ ये योजना नहीं है, ये साजिश है। इस साजिश से जैसे उन्होंने गैस की सब्सिडी खत्म की, गैस की सब्सिडी पहले देते थे ना, धीरे 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 करके गैस की सब्सिडी आज 15 रुपए 20 रुपए बची। इसी तरीके से धीरे 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 करके गरीब की जो सब्सिडी है इसको उनको शून्य करना है, खत्म कर देंगे। तो ये साजिश है। और इसके माध्यम से जब ये प्राइवेट कंपनियों को खरीदारी देंगे एफसीआई की, तो क्या होगा? एफसीआई बंद होगी तो राशन वितरण की में फिर गेहूं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन प्रणाली में लाखों टन गेहूं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करती है एफसीआई के माध्यम से, वो सरकार को खरीदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सरकार बोलेगी कि ये पैसा हम डायरेक्ट जो है, जो गरीब हैं, जिनके गरीबी रेखा के कार्ड है, उनके खाते में डालेंगे, तो अब वो खरीदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या होगा? इसी से जुड़ा हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान का। जब वो धान का चावल खरीदने का जरूरत, बांटने का जरूरत नहीं है, तो उनको खरीदने का जरूरत नहीं है। जब वो मंडी में इनका खरीदी बंद करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो सरकारी खरीदी जब बंद करेंगे, क्योंकि सरकार को जरूरत नहीं है, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी वाला जो कॉन्सेप्ट है वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी वाला काम सरकार ने जो घोषणा किया था, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अगले 8-10 साल में खत्म कर देंगे। और उसके बाद से प्राइवेट जो पूंजीपति है उसको तो ये गारंटी नहीं है कि एमएसपी पे खरीदना है, वो आधे पौने दामों पे खरीदेगा। सरकार का रास्ता खत्म हो गया, पूंजीपतियों का रास्ता खुल गया। और जो एमएसपी थी ये भी खत्म हो गई, जो मंडी थी वो भी खत्म हो गई, और जो गरीबों को राशन देते थे वो भी खत्म हो गए। तो एक साथ में बहुत सारे काम खत्म हो गए सरकार के, और एक साथ में सारे सेक्टर पे देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा हो गया। तो लाखों करोड़ों 1000 करोड़ रुपए उनके कमाने का रास्ता खुल गया। ये कितनी अच्छी पॉलिसी है, ये मोदी जी की पॉलिसी है। कितना बढ़िया दिमाग लगाया, और इसी दिमाग के साथ उन्होंने ये 3 कानून लेकर के आए। अब इसके साथ क्या एक चीज और जुड़ी हुई है, ये जो आंगनवाड़ी का जो योजना है ना, मिड डे मील वाला, ये भी खत्म करना चाहते हैं। मिड डे मील में जो भी दलिया बलिया, दाल बाल, चावल बाल जो भी देते हैं, खिचड़ी बिचड़ी,
ये भी बंद करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि हम उनको भी सीधे अकाउंट में पैसे डालेंगे। यानी ये आंगनवाड़ी की योजना है, इसको भी खत्म करना चाहते हैं। वो इनकी भी कोई थोड़ी सी सब्सिडी डालना शुरू करेंगे और उसके बाद से धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देंगे। वो इसके बाद से जो ये आंगनवाड़ी आशा उषा जो गरीब हैं, मध्याह्न भोजन कर्मी, ये ऐसा वर्ग है जो समाज का सबसे पीड़ित वर्ग है, सबसे शोषित पीड़ित वर्ग की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी पत्नियां हैं, जिनको एक थोड़ा सा रोजगार दे रही है सरकार इन योजना कर्मियों के नाम पर। इनका भी रोजगार वो खत्म करने की सरकार की योजना है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को देशी विदेशी कंपनियों को देने का योजना है। यानी इस माध्यम से इस पूरे सेक्टर को भी खत्म करना चाहती है। इस तरीके से बड़े रूप में देखेंगे आप तो लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म करना चाहती है ये सरकार सीधी सीधी। जो रोजगार आज इस किसान की जो एक खेती है, किसान का जो एफसीआई है, किसान का जो राशन वितरण प्रणाली है, ये सारे जो चावल और गेहूं, दालें, दलहन, तिलहन, इसके साथ जुड़ा जो पूरा धंधा है, उस पूरे स्ट्रक्चर को झटके में खत्म कर देना चाहती है और इस पूरे सेक्टर को देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए खोल देना चाहती है। इसीलिए सरकार अभी भी एमएसपी से कम पर खरीदी नहीं होगी, इसका कानून नहीं बना रही। सरकार को ये पता है कि जब सब एक खत्म हो जाएगा तो बाद में ये कंपनियां जो खरीदेंगी, यदि हमने एक कानून बना दिया कि कोई भी एमएसपी पे कम पे खरीदी नहीं होगी, तो पूंजीपतियों को भी, ये प्राइवेट कंपनियां जो आज आधे दामों में खरीद रहे हैं, उनको भी एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, तो उनका मुनाफा कम हो जाएगा। उसके बाद किसान फिर एमएसपी बढ़ाने के लिए आंदोलन करेंगे, तो एमएसपी बढ़ेगी तो फिर पूंजीपति जो खरीदेगा उसको उससे उतने ज्यादा में खरीदना पड़ेगा, तो पूंजीपति का एक पैसा जो मुनाफे का वो फिर जनता को देना पड़ेगा। इसीलिए पूंजीपति के दबाव में ये एमएसपी पे खरीदी की गारंटी करो, इसका कानून नहीं बना रही। इसलिए साथियों, जो किसानों की लड़ाई चल रही है इसको समझना है अच्छी तरीके से। इसके साथ बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं। किसानों के आंदोलन का जो दोनों मांग है, इसको सरकार आसानी से नहीं मानेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार तो बिल्कुल आसानी से नहीं मानेगी। ये बहुत बड़ा लंबा संघर्ष होगा, बहुत बड़ा लड़ाई होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। इसको हमको समझना है। एक बात और समझना है साथियों, किसान के जो बच्चे हैं वही कारखानों के मजदूर हैं। किसान के जो बच्चे हैं वही ठेकेदारी में काम करते हैं। तो इस सरकार का इस पूरे सेक्टर में कॉर्पोरेट कंपनियों लाने के पीछे का एक मकसद और है, जो अमेरिका और भी जो यूरोप के देश उनमें हो चुका है। जैसे ही ये कंपनियां इस सेक्टर में आती हैं तो बड़े सेक्टर में जो छोटा किसान है, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, तो और जो खेत मजदूर है उसका नौकरी खत्म हो जाता है, उसका रोजी रोटी चला जाता है। उसके अलावा जो पशुपालन करते हैं उनका रोजी रोटी भी चला जाता है, जो खेती से जुड़े वाले हैं। क्योंकि ये कॉर्पोरेट कंपनियां बड़े बड़े कॉर्पोरेट फार्म हाउस बनाती है, बड़ी संख्या में खेती पे कब्जा करती है इन प्रकार में। ये अमेरिका में हो चुका है और वहां के जो फार्म हाउस है उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनों से काम करते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, वहां आदमियों की जरूरत ही नहीं है, मजदूरों की जरूरत ही नहीं है, कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं है। बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिससे वो खेती करते हैं। तो खेती करने से बड़ा बड़ा मुनाफा कमाते हैं, मगर उस खेती से मुनाफा तो कमा लेंगे वो, मगर रोजगार नहीं देते, रोजगार को खत्म कर देते। तो हमारा जो रोजगार है, जो क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश है, तो ग्रामीण सेक्टर में जितना भी रोजगार है वो सारा खत्म हो जाएगा। और ये जो मजदूर है, ये जो छोटे छोटे किसान हैं, ये शहरों की तरफ पलायन करेंगे, शहरों में आकर के मजदूर बनेंगे। ये नौजवान बच्चे कंपनियों में काम करने को मजबूर होंगे और शहरों में फिर ये मजदूर बनके जो कम से कम पैसों में काम करने पे इनको मजबूर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी पैदा करते हैं, रोजगार नष्ट करते हैं। बेरोजगारी के कारण से जीवन यापन करने के लिए बड़े संख्या में जो गांव के मजदूर हैं, नौजवान हैं, वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं। शहरों में बहुत ज्यादा मैन पावर आ जाता है। शहरों के जो कारखाना मालिक हैं वो फिर
इनका बेरोजगारी का फायदा उठा करके कम से कम पैसे में काम कराने का लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए इन्होंने श्रम कानून खत्म कर दिए, ताकि जब वो गांव से भाग करके शहरों में आए तो शहरों में भी उसको कम से कम कोई सुरक्षा ना हो, उसकी कोई किसी भी तरीके की पैसे मिलने की गारंटी ना हो, तो उसको भूखा रख के, उसको शोषण करा के 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम करा के, ओवर टाइम रुकवा के, कैसे भी करके कम से कम पैसे में उसको मजबूर करके, उसका गुलामी करके उसको उसका शोषण कर सकें, उसका खून को चूस सकें, उसके श्रम को ज्यादा से ज्यादा लूट सकें। तो इसका कनेक्शन देखो कहां से लेके कहां तक है। ये सारा कुछ अमेरिका में हो चुका है। अमेरिका का जो छोटा जो जितना किसान था सब शहरों में मजदूर है, मगर वहां की इकोनॉमी बड़ी है, इसलिए वहां की न्यूनतम मजदूरी ज्यादा है, तो उनको एक बड़ा पैसा, सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो हेल्थ का और एजुकेशन का बड़ा पैसा सरकार इन्वेस्ट करती है, तो उनको दिक्कत नहीं हो रही। मगर ये सुविधा हमारे देश में नहीं है, तो हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। तो ये साथियों, ये पूरी साजिश और षड्यंत्र है जो खेती से लेकर के कारखाने तक, गांव से लेकर के शहरों तक एक शोषण करने का तंत्र विकसित कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसके लिए ये सारे कानून युद्ध स्तर पर एकदम से पलट रही है, जिसके लिए खेती का सेक्टर खोल रही है, श्रम कानून खत्म कर रही है, निजीकरण कर रही है, सारी देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा कर रही है, सारे देश को बेच रही है, और सारी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब सेक्टर पे देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रही है। कितना बड़ा षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र पूरा युद्ध स्तर पे चल रहा है, पूरी ताकतवर तरीके से चल रहा है, ये लूट पूरी ताकतवर तरीके से चल रही है। तो ये खेल है जिसको साथी हमको समझना है। आज जो खेती बचाओ देश बचाओ का जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन है, इस परिप्रेक्ष्य में है, इसको सब कड़ियों को जोड़ के देखना है। सारी कड़ियां जोड़ते हैं तो हमें देखते हैं कि पूरा देश खतरे में, देश की खेती खतरे में है, देश का किसान खतरे में है, पूरा देश खतरे में। देश के किसान का बेटा मजदूर है, देश के किसान का बेटा वो जवान है जो सरहद पर बंदूक लिए बैठा है, देश का किसान का बेटा एक पुलिस वाला है जो डंडा लिए खड़ा है, देश का किसान का बेटा जो खेतों में खड़ा हुआ है वो किसान का बेटा है, जो मजदूर कर रहा है किसान का बेटा है। तो देश का किसान हमारा रीढ़ है, देश की खेती किसानी हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। इस खेती किसानी को हम देशी विदेशी लुटेरों को हमारा देश को लूटने के लिए नहीं छोड़ सकते। इस बात को समझना है, इस तत्व को, इस तर्क को समझना है, इस नरेंद्र मोदी की सरकार की साजिश को समझना है, इस नरेंद्र मोदी का आरएसएस के चरित्र को समझना है। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अति दक्षिणपंथी संगठन है। ये देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के एजेंट हैं, देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के पालतू लोग हैं, देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां ही इनको पालती हैं, देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां ही इनको लाखों हजार करोड़ रुपए चंदा देती हैं। देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां आरएसएस को पालती हैं, विश्व हिंदू परिषद को पालती हैं, भारतीय जनता पार्टी को पालती हैं, जितने भी आरएसएस के संगठन हैं उनको पालती हैं, इनको पैसा देती हैं, धन देती हैं। इसलिए इनके फायदे के लिए देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का हमारे देश पर कब्जा कराने के लिए नरेंद्र मोदी आरएसएस युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश के अंदर वो हिंदू मुसलमान का लड़ाई करवा रहे हैं, इसलिए हमारे देश के अंदर उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे ध्रुवीकरण किया, इसलिए उन्होंने राम के नाम पे पूरे देश को बांटा, इसलिए लव जिहाद, इसलिए कोरोना काल में भी मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, मुसलमानों के प्रति नफरत घृणा हिंदुओं के दिमाग में भर रहे हैं, ताकि आदमी असल सवाल दिमाग में ना आए, ये रोजी रोटी के सवाल आपके दिमाग में ना आए, इन नीतियों को आप समझ ना पाओ, इस राजनीति को आप समझ ना पाओ। आप हिंदुत्व की थ्योरी में, हिंदुत्व की ताकत में, मैं हिंदू हूं त्रिशूल पकड़ करके ऐसे जोश के साथ यूं फोटो खिंचाऊं, मैं हिंदू हिंदू हिंदू,
ऐसा खून खोले हिंदू, कत्ल कर दूं मैं, काट दूं, मार दूं, बर्बाद हो जाऊं, कूद जाऊं, लचक तलवार लेके निकल जाऊं। मुसलमान देखते ही उनको ऐसा ऐसा नशा चढ़ जाता है। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, साजिश है देश के खिलाफ। इस साजिश को देश की जनता को समझना है। ये सिर्फ साजिश इसलिए है ताकि हिंदू मुसलमान के झगड़े में आप लगे रहो, इस नफरत घृणा में आप लगे रहो, जाति धर्म की नफरत की राजनीति में फंसे रहो। इन सवालों को कभी राजनीति के सवाल ना बनने दें, और राजनीति के सवाल नहीं होंगे तो राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, राजनीतिक चेतना में नहीं आएंगे, तो इस पूरे खेल को खेल लेंगे। वो पूरे देश पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करा देंगे, पूरे देश को इनका गुलाम बना देंगे, पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। ये खेल चल रहा है, तो इस खेल को समझना है हमको साथियों। मुझे उम्मीद है कि इतना सारा मैंने आपको समझाया है, आप बहुत सारी तथ्यों को पकड़ पाए होंगे। ये सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। आज हमको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, नंगे रूप में नरेंद्र मोदी साहब बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं पूरा देश बेच देंगे। बहुत सारे एयरपोर्ट पे अडानी एयरपोर्ट लिख गया, बहुत सारी ट्रेनों पे अडानी लिख गया, बहुत सारे जगह बड़े बड़े पूंजीपतियों का नाम लिख गया। तो ये सारा दिख रहा है, पूरे देशी विदेशी। आरएसएस जो स्वराज की बात करता था, ये जो रामदेव आज इसकी निजीकरण के पक्ष में बात कर रहा है, इसको शर्म नहीं है। ये जो स्वदेशी, ये सब झूठे लोग हैं साथियों। आरएसएस जितना झूठा संगठन कोई नहीं है। मैं चैलेंज से क्या मेरे साथ बहस कर सकता हूं आरएसएस की। मैंने पूरी आइडियोलॉजी को पढ़ा है आरएसएस की पूरी विचारधारा को पढ़ा है। आरएसएस जैसा झूठा संगठन, आरएसएस जैसा खतरनाक देशद्रोही संगठन कोई नहीं है। ये भारत माता के दुश्मन है। भारत माता जो मातृभूमि की रक्षा का जो इनका स्लोगन था, झूठा था वो। आज इस भारत माता की भूमि को देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा कराने के लिए युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। जिस हिंदू की बात करो, उस हिंदू को गुलाम बनाने के लिए, देशी विदेशी पूंजीपतियों का रखेल बनाने के लिए युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। ये जो नौजवान हैं उसको गुलाम बनाने के लिए सारे श्रम कानून खत्म कर दिए। ये देश के दुश्मन हैं, इसको समझने की जरूरत है। अब मैं इतनी बोलता हूं, इससे ज्यादा नहीं बोलता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। एक बात और समझिए साथियों, बीजेपी को आंदोलन करके हराना है। आंदोलन से नहीं मानते हैं ये लोग तो वोट की चोट देनी है। आने वाले जितने भी चुनाव होते हैं, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है। इसका संकल्प ले लो, इसको गांठ बांध लो, तभी देश बचेगा, तभी हम बचेंगे, तभी हमारी आने वाली नस्लें बचेंगी। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में घुसा लो। आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हमारा देश का यूथ, देश का किसान, करोड़ों करोड़ों लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा, ताकि हमारा देश का जनता जागरूक हो सके, इस साजिश को, षड्यंत्र को समझ सके, और हम सब मिलकर देश को बचा सके, देश का, अपनी भारत माता को बचा सके। तो आप शेयर करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएंगे, इस जिम्मेदारी को समझेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ साथियों मैं अब अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं।